सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर प्लस ग्रेजुएट प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन के 7वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने छठा क्लास देखा था, जहां पे हम लोग बिहार एसएससी इंटर प्लस ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एनालिसिस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो मेरे मित्र आपका रिपीट होते रहता है हर एक एग्जाम में, न सिर्फ बिहार एसएससी में बल्कि आप कहीं पे भी एग्जाम देंगे आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा लास्ट तक, आपको काफी कुछ चीजें रिकॉल हो जाएगी और सीखने को मिलेगी। ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक सेशन की तरह इस सेशन का भी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल कि सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है। सोल्डर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हिच ओर। ऐसे तो सिंपल आपसे ये पूछा जाना चाहिए था कि सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है। अब आप कहेंगे ये सोल्डर क्या है। भाई मेरे, जब आपका कोई बल्ब वगैरह खराब हो जाता है, रेडियो टेलीविजन टीवी वगैरह खराब हो जाता है, तो आप कहाँ जाते हो? रिपेयरिंग वाले के पास जाते हो। और रिपेयरिंग वाला क्या कर रहा होता है? एक तार लेकर के और उसको मतलब गर्म चीज से सटाते रहता है, या आप देखेंगे प्लग में लगा करके वो उसको सटाता है और कहता है इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो मेरे मित्र, उसी सोल्डर की बात की जा रही है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आपस में जोड़ते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को बहुत करीब से देखा होगा, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं टीवी रेडियो ये सब चीजों को ठीक कराने गए होंगे। तो सवाल ये है कि वो जो आपका रिपेयरिंग करने, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिपेयर करता है, वो जो सोल्डरिंग कर रहा होता है, वो सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, जब भी हम सोल्डर की बात करेंगे, जब भी हम सोल्डर की बात करेंगे तो हम सभी क्या कहेंगे कि ये टीन जिसका सिंबल क्या होता है Sn, और लेड जिसका सिंबल क्या होता है चला Pb, इस दोनों का मिश्रण होता है। और याद रखना कि टीन और लेड का मिश्रण सोल्डर होता है, और ये जो सोल्डर वायर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? फ्यूजेबल वायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगे होते हैं, वो फ्यूज भी किससे बना होता है सर? इसी सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। तो याद रखना, अगर मे भी कहीं पे ये सवाल कर लिया जाए कि भाई साहब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका मिश्र धातु होता है, तो आप सभी कहेंगे सर Sn प्लस Pb। ध्यान रखना कि ये जो Sn है ये क्या है? आप कहेंगे टीन, और ये जो Pb है ये क्या है? सीसा। क्या है? सीसा। तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे भाई साहब कि सीसा का जो तत्व है आपका, जिसका सिंबल क्या होता है Pb, प्लम्बम से आया है, और ये जो टीन है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसका जो सिंबल होता है वो Sn होता है। तो सोल्डर पूछे या इलेक्ट्रिक फ्यूज पूछे, आप कहेंगे सर ये सीसा और टीन का मिश्रण होगा। मेरे भाई, सवाल आपसे वही है कि सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये फॉर एप्पल हो जाएगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन में तांबा एवं सीसा भी है, चांदी एवं सीसा भी है, और तांबा एवं जस्ता भी है। तो ध्यान रखना आप सभी कि यहाँ पे तांबा एवं सीसा जो है इसका भी कई जगहों पे उपयोग किया जाता है। खास करके जब हमें कोई घर्षण रोधी पाठ पुर्जा बनाना होता है, तब हम लोग तांबा और सीसा का उपयोग करते हैं। मेरे मित्र, चांदी और सीसा का भी उपयोग हम लोग सोल्डरिंग के लिए करते हैं, लेकिन उच्च तापमान के जो सिल्वर होते हैं उसको हम लोग जोड़ने के लिए चांदी और सीसा का उपयोग करते हैं। तांबा एवं जस्ता, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तांबा एवं जस्ता जो है ये हमारा ब्रास हो जाता है, यानी कि पीतल हो जाता है। तांबा एवं जस्ता, जहां पे भी आपको कॉपर प्लस जिंक मिलेगा, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये पीतल होगा, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पे आपका पीतल हो या फिर सोल्डर हो, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो, ये सब के सब क्या है? मिश्र धातु, एलॉय हैं। ये सब के सब क्या है? मिश्र धातु, यानी कि एलॉय हैं। और मेरे मित्र, ये होता क्या है? आप सभी को ये याद रखना होगा, आप सभी को ये याद रखना होगा कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक जो आपके धातु होते हैं या अधातु होते हैं, उसका एक कह सकते हो निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। और मेरे मित्र, एक्चुअल में ये जो मिश्र धातु होते हैं ये क्या होते हैं? याद रखना, एग्जाम दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है।
सर ये समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। कई बार सवाल पूछा जाता है कि मिश्र धातु होते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर समांगी मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसके अवयवी तत्व होते हैं वो सर आपको उसके पूरे आयतन में क्या मिलेंगे? समान रूप से मिलेंगे। यानी कि अगर हम पीतल की बात करेंगे तो कॉपर और जिंक का परसेंटेज उसके पूरे आयतन में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग एलवाई को क्या कहते हैं? आप सभी याद रखना, समांगी मिश्रण कहते हैं, या फिर कई बार आपको ये समांगी विलयन के रूप में भी देखने को मिल जाता है। मेरे मित्र, अब ये मिश्र धातु जो है इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी आप दो या दो से अधिक धातु या फिर आपका दो या दो से मतलब कह सकते हो एक धातु और एक अधातु है आपस में जुड़ता है, तो इससे जो आपके सब्सटेंस नए पदार्थ बनते हैं उसकी जो मजबूती होती है वो अलग हो जाती है, यानी कि इसका टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इसमें जो जंग लगने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। कोई नॉर्मल धातु उसमें जंग तेजी से लग जाएगा, लेकिन अगर एलॉय है, मिश्र धातु है, तो उस पर जंग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? एलॉय यानी कि मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। अब आपके एग्जाम में केवल इसी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको इस एलॉय से देखने को मिलता है। और याद रखिए, स्पेशली बिहार एसएससी के लिए और एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए मिश्र धातु से एक सवाल तो देखने को मिलता ही है। पहला चीज आप सभी ध्यान देना, यहां पे ब्रास की बात की जा रही है मेरे मित्र। पीतल इसी को हम लोग बोलते हैं। और अभी आप सभी ने देखा कि गुरुजी ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो कॉपर एंड जिंक आप क्या कहेंगे? सर जी ये ब्रास हो जाएगा, यानी कि पीतल हो जाएगा। ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो मेरे मित्र इसको हम लोग कांस कहते हैं। याद रखना, ओलंपिक में लोग क्या जीतता है? आप सभी कहते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज को हम लोग क्या कहते हैं? कांस। और ब्रॉन्ज मेडल को कांस पदक कहा जाता है। तो ये जो कांसा होता है ये किसका बना होता है? सर कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। जो कांसा होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। जबकि जो पीतल है आप सभी कहेंगे गुरुजी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। मेरे मित्र, आप सभी ने देखा होगा कि आजकल मतलब मार्केट में रोल्ड गोल्ड का बहुत ज्यादा प्रचलन है। अच्छा, अब इतनी ज्यादा मतलब कह सकते हो कि अपराध बढ़ रहा है। आप ट्रेन में सोना पहन के जाएंगे, बस सोना कान से खींच लिया जाएगा, आपका कान कट गया। और मतलब मेरे मित्र, अब लोग थोड़ा फैशनेबल भी हो गए हैं, तो लोग क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारा लड़का लोग भी एकदम वो पियर का हरियर का सर चेन लगा के घूमते रहता है, अगर दिल्ली बंबई से कमा के लौटता है तो। एक्चुअली में वो गोल्ड नहीं होता है, वो क्या होता है? रोल्ड गोल्ड होता है। क्या होता है? रोल्ड गोल्ड। और मेरे मित्र, अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि ये बताओ कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जो मेरे मित्र आप ज्वेलरी पहनते हो इसको हम लोग ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ज्वेलरी भी कह सकते हो। तो जो रोल्ड गोल्ड ज्वेलरी होता है वो किसका मिश्रण होता है? कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। ये बात ध्यान में रखना, आपके लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो आप सभी याद रखना आयरन, क्रोमियम और निकेल और साथ में कार्बन का मिश्रण होता है। गन मेटल आप सभी ध्यान रखना, कॉपर, टीन, जिंक और सीसा इसमें रहता है। नाइक्रोम सिंपल में निकेल और क्रोमियम आप कह सकते हो, लेकिन मैग्नीज और आयरन की भी मात्रा इसमें होती है। जर्मन सिल्वर में याद रखना सिल्वर नहीं होता है, कई बार सवाल पूछा गया है ये चीज कि जर्मन सिल्वर में निम्न में से क्या नहीं होता है? आप कहेंगे सिल्वर नहीं होता है। और जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर, जिंक और निकेल का। निकेल स्टील आप कहेंगे आयरन और निकेल का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु हैं, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, कंपोजिशन के साथ आपके लिए जरूरी हो सकता है। बहरहाल जो अगला सवाल आपके सामने है वो ये है कि चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे चाय की पत्ती के कौन से उपचार करेंगे? अच्छा, चाय की पत्ती कोई दूसरा नहीं है, भोरे भोर जो चाय पिए हुए है चाय की पत्ती है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो चाय की पत्ती है वो एक्चुअली लीफ है। कहां से निकाला जाएगा? आप कहेंगे चाय बागान से निकाला जाएगा। दार्जिलिंग वगैरह गुरुजी जाते हैं घूमने तो पूरा एकदम चाय का बागान देखते हैं। मेरे मित्र, कोई भी जो पत्ता पेड़ में लगा हुआ रहता है आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उसमें वाटर की उपस्थिति होती है, और वाटर की उपस्थिति के चलते उसमें नमी होती है। तो मेरे मित्र जरा सा सोचो कि चाय की पत्ती को तोड़ के सीधे चाय में डाल दिया जाए तो चाय का स्वाद आएगा क्या? आप कहेंगे थुकर देंगे गुरुजी। तो मेरे मित्र, जो चाय की पत्ती आपके घर में आता है पैकेट में बंद होकर के, वो प्रोसेस्ड किया हुआ रहता है। और ये जो प्रोसेस्ड होता है उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहला चीज क्या है मेरे मित्र? सबसे पहला चीज है चाय की पत्ती को उसके पेड़ से तोड़ करके क्या करना? सुखाना, क्यूरिंग करना। क्या करना? सुखाना, क्यूरिंग करना। और मेरे मित्र याद रखना कि चाय की पत्ती को सुखाने के लिए यानी कि क्यूरिंग करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा
कि गुरुजी व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये होता है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। याद रखेंगे कि जो चाय की पत्ती को सुखाने के लिए यानी कि इसके उपचार के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल में लिया जाता है वो क्या होता है, माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, कैंडिडेंस। तो ये चीज ध्यान में रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गुरुजी क्या ये विषाणु हमारे लिए उपयोगी है? ना, विषाणु हमारे लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं है। कि जब भी आएगा बीमारी लेके आएगा। हाँ, अगर बात करेंगे कवक की तो ये हमारे लिए उपयोगी है। पहला एंटीबायोटिक फंगी से ही बनाया गया, कवक से ही बनाया गया। और कवक जो है इसको हम लोग खाते भी हैं। मशरूम, जो आजकल होटल में जाते हो मशरूम मसाला खाएंगे और मशरूम दो प्याजा खाएंगे, मेरे मित्र मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक ही है। तो मशरूम का हम लोग खाने में उपयोग करते ही करते हैं। साथ ही ईस्ट की बात करते हैं तो ब्रेड वगैरह निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वायरस ना बाबा ना, ये हमेशा बीमारी का कारण बनता है, आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल, और इस सवाल का आंसर हम नहीं देंगे, आप सभी दीजिएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे मित्र कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। अगर इस सवाल में किसी को कंफ्यूजन है तो फिर बिहार एसएससी भूल जाओ, वरना सर सही उत्तर कमेंट में जरूर दे देना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखो इस सवाल को कह रहा है कि जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है उसी प्रकार जरा विज्ञान संबंधित है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग पीसी कल्चर की बात करते हैं तो वहां पे मछलियों से संबंधित अध्ययन करते हैं हम लोग। और कह रहा है कि जब मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, जरा सा आप हमको ये बताइए कि ये जो जरा विज्ञान है ये किससे संबंधित होगा। अब यहाँ पे हम लोग फ्यूज कर जाएंगे कि गुरुजी ये सवाल कहां से आया, जरा विज्ञान का मतलब क्या हुआ। मेरे मित्र इसी को इंग्लिश में जेरंटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेरंटोलॉजी बोला जाता है। तो आप सभी पहला चीज ध्यान दो कि आपका ऑप्शन है पहला, अनुवांशिकता का अध्ययन कहां करोगे। आप कहेंगे गुरुजी हमारे लिए तो अनुवांशिकी एक चैप्टर ही पढ़ने के लिए है। तो मेरे मित्र अनुवांशिकता का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं, ये चीज आप कह सकते हो। कहां करते हैं? जेनेटिक्स में करेंगे। पेट का अध्ययन कहां करेंगे? अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कहां जाते हो, किस डॉक्टर के पास? आप कहेंगे पेट से संबंधित डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब पेट से संबंधित डॉक्टर के पास जाना तो उसके बोर्ड पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ रहता है, सर गैस्ट्रो लिखा हुआ रहता है। आप बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाते हो तो पेट का जो विभाग होता है उसमें गैस्ट्रो डिपार्टमेंट लिखा जाता है। मेरे मित्र एक्चुअली में ये क्या होते हैं, तो याद रखेंगे कि पेट से संबंधित जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो कहां करते हैं, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी में करते हैं। मतलब पेट का अध्ययन क्या कहलाएगा, आप सभी याद रखना, गैस्ट्रोइंटरोलॉजी, गैस्ट्रोइंटरोलॉजी, ठीक है। और पेट का संबंधी जहां पे भी गैस्ट्रो लिखा हुआ मिल जाए समझ जाना ये पेट संबंधी होगा। रक्त का अध्ययन कहां करेंगे, तो आप सभी कहते हैं सर रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और याद रखना रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो सर रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से हेमेटोलॉजी याद रख लेंगे। उम्र वृद्धि का अध्ययन, देखो 3 गो ऑप्शन बता दिए, तब आप कहेंगे गुरुजी उम्र वृद्धि का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेरेंटोलॉजी। याद रखना जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन है, आप कहेंगे सर वृद्धावस्था का अध्ययन है या उम्र वृद्धि का अध्ययन है। उम्र बढ़ेगा तो ऐसे भी बूढ़ा ही होगा, ठीक है, या फिर हम उम्र वृद्धि कह दें या बूढ़ा कह दें। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे जेरेंटोलॉजी है। हालांकि जो व्यक्ति जिस चीज से पीड़ित रहता है उसको वो चीज कह दोगे तो लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टकला वर्ड यूज करते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें मालूम है हमको तो बाल है, हम जान के छिला के रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाल नहीं है तो वो देखने में भद्दा लगता है। लेकिन अगर किसी मतलब बूढ़े आदमी को तुम बूढ़ा कह दो तो पक्का है कि लाठी उठी चल जाएगा, फरसा उरसा भाला उला सब चल जाएगा कि तू हमको बूढ़ा कैसे बोल दिया, ठीक है। तो मेरे मित्र अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है, CO2 का प्रतिशत बताओ ना बनेगा। और ये ऐसे सवाल है मेरे मित्र कि केवल बिहार एसएससी में नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। आप सभी कहेंगे याद है गुरुजी 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे वायुमंडल में। बहुत बढ़िया चला। अब अगर हम आपसे ये कहें ये बता दो कि जो एयर है वायु है वो किस प्रकार का मिश्रण है, तब आप क्या कहेंगे।
याद रखना कि एयर जो है वो हमारा समांगी मिश्रण है। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर क्या है? समांगी मिश्रण है। अच्छा, समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो सर वैसा मिश्रण जिसके संपूर्ण आयतन में जो अवयवी तत्वों का गुण होता है वो समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब मेरे मित्र, एयर आपका, चाहे आप क्या कह सकते हो कि इतना सा लो या इतना भर के लो, हर जगह पे आपको ऑक्सीजन मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। अब न्यू एनसीईआरटी के तहत आप सभी ये ध्यान में रखना कि आपके एयर में मेनली रूप से जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता है वो कितनी है भाई साहब? नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78%। मेरे मित्र, ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? आप सभी ध्यान रखना, ऑक्सीजन की प्रतिशतता 21% है। और मेरे मित्र, जो अदर गैसेज हैं, जो आप आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो, ये सब कितना में आ जाता है? 1% में आ जाता है। तो 78, 21, 99, 100, मामला सॉल्व। अब उसमें स्पेसिफिक रूप से आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है उसकी प्रतिशतता कितनी है? 0.03%। अब यहां पे जब आप ये कह रहे हो कि सर एयर जो है वो एक समांगी मिश्रण है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि वायु का विलायक किसे बोला जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना कि विलायक का मतलब हुआ वैसा पदार्थ जिसमें किसी चीज को हम डिजॉल्व करते हैं, और विलायक जो है वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। हमने क्या बोला कि विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें किसी दूसरे चीज को हम घुलाते हैं, और जिस चीज को घुलाते हैं उसको हम लोग विलय कहते हैं। जैसे शरबत बनाते हो चिल्ला, तो पानी में चीनी घुलाते हो कि चीनी में पानी? आप सभी कहेंगे गुरुजी पानी में चीनी घुलाते हैं। तो चीनी क्या 1 किलो घुलाते हो एक गिलास में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, 1-2 चम्मच। तो मेरे मित्र, जो आपका शरबत बनाने के दौरान पानी और चीनी इस्तेमाल होता है, उसमें पानी क्या है सर? विलायक। चीनी क्या है सर? कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, विलय है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखना कि जो हमारा एयर है जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो मैंने जो बोला कि विलायक की मात्रा हमेशा सर्वाधिक होती है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये वायु का विलायक कहलाता है। तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल पूछ लिया जाए भाई साहब कि वायु का विलायक बोलिए क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? वायु का विलायक गुरुजी नाइट्रोजन होता है। वायु का विलायक नाइट्रोजन होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। देखो इस सवाल को, दूध एक उदाहरण है, हवा का, पायस का, झाग का, गैस का, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र याद रखना कि दूध हो, रक्त हो, ठीक है, या फिर आपका बटर हो, ये सब के सब कोलाइडल सॉल्यूशन के उदाहरण है। और प्रक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बेस पे मेरे मित्र कोलाइड कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सोल, एरोसोल, फोम, इमल्सन, ये सब के सब क्या है सर? कोलाइडल के प्रकार हैं। और याद रखना होगा कि ये जो दूध है ये क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये एक प्रकार का इमल्सन है, यानी कि एक प्रकार का हम लोग पायस के रूप में इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक पतली सुई जल में तैर सकती है पृष्ठ तनाव के कारण, सुई का द्रव्यमान जल से कम होने के कारण, केशिकत्व के कारण, सुई का हल्का भार होने के कारण। मेरे मित्र, कोई भी चीज जल में तैरेगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी चीज जल में तैरेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज जल में तैरेगा उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन यहां पे बात यह की जा रही है कि एक पतली सुई जल में तैर सकती है, क्यों? यहाँ पे घनत्व की तो बात ही नहीं की गई है, तब हम क्या कहेंगे? आपको मैंने पीछे के सेशन में याद कीजिए क्या बताया था? पृष्ठ तनाव के बारे में बताया था। पृष्ठ तनाव जो है वो प्रत्येक फ्लूइड यानी कि तरल का अपना एक विशिष्ट गुण होता है, जो क्या करता है? तो सर कम एरिया में अपने आप को श्रिंक करता है। तो जब पानी सर कहीं पे रखा हुआ है या जो वाटर है उसके सतह पे क्या होता है सर? जो मतलब उसका क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में पानी के जो अणु होते हैं, ससंजक बल मतलब दो समान अणु के बीच में जो लगने वाला बल होता है, तो पानी के अणु ससंजक बल के चलते बहुत चिपक जाते हैं आपस में, और चिपकने की वजह से ऊपर में क्या करते हैं? एक पतला लेयर बना लेते हैं। और मेरे मित्र, जब ये चिपका तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी उसका जो पृष्ठ तनाव है, वो जैसे ही वो तना तो आप कहेंगे पृष्ठ तनाव बढ़ गया। अब पृष्ठ तनाव बढ़ गया तो पानी के ऊपर में क्या हुआ? एक पतला लेयर बना। अब उस पे आप आराम से एक सुई रख दो, आप क्या पाओगे? सुई तैर रहा है। तो जो सवाल है कि एक पतली सुई जल में तैर सकती है, किसके वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। किसके वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। ये बात ध्यान में रखेंगे।
मेरे मित्र याद रखना कि गर्म सूप पीते हो, गर्म चाय पीते हो, आपको टेस्टी लगता है, लेकिन ठंडी सूप ठंडी चाय पीते हो आपको टेस्टी नहीं लगता है। किस वजह से? सर पृष्ठ तनाव की वजह से। जो गर्म चीजें होती है उसकी पृष्ठ तनाव कम होती है, इस वजह से वो आपस में चिपकती नहीं है। तो आप गर्म सूप या गर्म चाय पीते हो तो वो आपके पूरे जीभ पे स्प्रेड होता है, और आपकी जीभ की जो स्वाद कलियां है उस स्वाद को आसानी से डिटेक्ट करती है। लेकिन जब आप उस ठंडी चाय या ठंडी सूप को पीते हो तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है सर? बढ़ जाता है, जिस वजह से उसके जो अणु हैं आपस में ससंजक बल के चलते चिपक जाते हैं, वो पूरे जीभ पर फैल नहीं पाता है, और आप कहते हो हाँ ले जाओ चाय ठंडा हो गया है, सूप ठंडा हो गया है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि पतली सुई जल में तैर सकते किसके वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। अब नेक्स्ट मेरे मित्र केसिकत्व, कैपिलरिटीज क्या है ध्यान रखना। आप सभी अगर लालटेन में लैंप में पढ़े होंगे तो मेरे मित्र इस चीज को फील करेंगे कि जो लालटेन का बत्ती होता है या फिर जो लैंप का बत्ती होता है उसमें से जो उस वो जलते रहता है किसके वजह से? तो सर आप सभी कहते हैं कि नीचे केरोसिन ऑयल रहता है इस वजह से, लेकिन ये केरोसिन ऑयल उस बत्ती में चढ़ता कैसे है? सर कैपिलरीज के चलते, यानी कि केसिकत्व के चलते। तो ये भी ध्यान में रखना कि लालटेन में जो लालटेन की बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है किसके वजह से? केसिकत्व की वजह से। कुछ एक केस में हम लोग ये भी कहते हैं कि सर जो प्लांट में जल का अवशोषण होता है जाइलम के थ्रू वो चढ़ता है ऊपर, वहां पे भी केसिकत्व क्या होता है? अप्लाई होता है, कैपिलरिटीज अप्लाई होता है। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल की हेडलाइट में प्रयोग होता है, ना बनेगा? बहुत ही लॉलीपॉप सा सवाल है, क्लास 10th में ये सब चीज पढ़ने के लिए चला। आप सबों को मालूम है कि ये जो हेडलाइट है, इस हेडलाइट से आपको जब भी आप मोटरसाइकिल हो हो कर रहे होते हो, अब तो सर BS4 इंजन आ गया है तो अब तो दिन में भी लाइट जलता है, रात में आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि मोटरसाइकिल हो या कार का हेडलाइट हो, जब भी ये जलता है तो समांतर किरण पुंज निकलता है। ऐसा थोड़ी होता है कि ये इससे लाइट निकल गया, नहीं, जब भी निकलेगा तो सर सीधा निकलेगा एक सिद्ध में, इसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब मेरे मित्र चूंकि आप मोटरसाइकिल चलाओगे रोड पे और आपको सीधा रास्ता में देखना है, तो सीधा रास्ता में देखने के लिए तो आपको सीधा किरण पुंज ही चाहिए, समांतर किरण पुंज ही चाहिए। और याद रखना कि समांतर किरण पुंज केवल और केवल किससे प्राप्त की जा सकती है? अवतल दर्पण से। और यही वजह है मेरे मित्र कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, या हम लोग दोनों मिला के सीधे कह दे वाहनों के हेडलाइट में निम्न में से किसका इस्तेमाल होगा? आप कहेंगे अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल यहां पे सर प्रकाश की समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ENT वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग सर प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? हमने बोला एक बिंदु पर केंद्रित, मतलब मेरे मित्र ये जो अवतल दर्पण है भाई साहब, इसी को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और ये क्या करता है सर? प्रकाश की किरणों को एक एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो याद रखना कि सोलर कुकर, वाहनों के हेडलाइट, ENT के डॉक्टर, डेंटिस्ट, इन सभी के द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है सर? अभिसारी दर्पण यानी कि अवतल दर्पण का। मेरे मित्र याद रखेंगे सेविंग मिरर के रूप में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण। तो याद रखना वाहनों के पश्च दर्शन या पार्श्व दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बात ध्यान में रखेंगे। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस का क्या उपयोग होगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह चीज भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति घी, पहले डालडा चलता था, अब न रिफाइन चलने लगा है। पहले वनस्पति घी किसको बोला जाता है? डालडा। मेरे मित्र याद रखना कि वनस्पति घी से आप जो डालडा बनाते हो, ठीक है, या वनस्पति घी के जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वनस्पति तेल होते हैं, मतलब क्या, जो तेल आप खाते हो, जो निकाला जाता है, वो क्या होते हैं? आप सभी याद रखना, असंतृप्त। और इस असंतृप्त वसा को संतृप्त करने के लिए इसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, जिस प्रक्रिया को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और ये मेरे मित्र किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। याद रखना आप सभी कि हाइड्रोजनीकरण क्या है।
हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसी को इंग्लिश में हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। अब इंग्लिश वाला छात्र हल्ला मत करना कि गुरुजी आपने बताया नहीं कि इसका अंग्रेजी क्या होगा। मेरे मित्र, हाइड्रोजनीकरण को हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्या है तो आप सभी याद रखना, असंतृप्त वसा को असंतृप्त वसा को असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में संतृप्त वसा में संतृप्त वसा में बदलने की, ठीक है, संतृप्त वसा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। अब याद रखना, इस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है सर, निकेल। किसका इस्तेमाल किया जाता है, निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हुआ मेरे मित्र, हाइड्रोजनीकरण का एक्चुअल मतलब हुआ हाइड्रोजनीकरण का एक्चुअल मतलब हुआ असंतृप्त वसा में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। किसके उपस्थिति में सर, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और हमें क्या मिल रहा है सर, संतृप्त वसा। और इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो वनस्पति घी के उत्पादन में किसका उपयोग होगा, हाइड्रोजन का उपयोग होगा। वनस्पति घी के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, आप कहेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, आप कहेंगे गुरुजी हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। तो ये इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि भविष्य का ईंधन, नितिन गडकरी परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं भाई साहब, और लगातार आप सुने होंगे कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग भविष्य के ईंधन की ओर देख रहे हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे मित्र, भविष्य का ईंधन आप सभी कहेंगे हाइड्रोजन को बोला जाता है। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन को बोला जाता है। और बहुत जल्द हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखना, मीथेन क्या है सर, प्राकृतिक गैस। मीथेन क्या है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। और मेरे मित्र याद रखना, इस मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये मार्सी एरिया में उत्पन्न होता है। अब देखो, बिहार से हैं भाई साहब, धान गेहूं तो हम लोगों को होता ही होता है, आप सबों को मालूम है। अच्छा, धान गेहूं और भी स्टेट में होता है, लेकिन हमने अपने स्टेट की बात इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे लोगों का प्रमुख पेशा ही सर कृषि है। तो कहीं ना कहीं धान गेहूं से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते होंगे। और आप सबों को मालूम है कि धान के पौधा को बेहतर ढंग से डेवलप होने के लिए जो आपका धान का खेत होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नमी वाला होना चाहिए, यानी कि दलदली होना चाहिए। और मेरे मित्र, मर्सी एरिया का मतलब क्या हुआ, दलदली इलाका। और याद रखना कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मार्स गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन आप सभी कहेंगे गुरुजी प्राणवायु है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि मानव शरीर में जो टोटल क्रोमोसोम होता है वो कितना होता है, 46। और अगर जोड़ा की बात करें, पेयर की बात करें, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये 23 जोड़ी होता है। अब मेरे मित्र याद रखना, इस 23 जोड़ी में 22 जोड़ी क्या कहलाता है, 22 जोड़ी ऑटोसोम कहलाता है। 22 जोड़ी क्या कहलाता है, ऑटोसोम कहलाता है। और एक जोड़ी क्या कहलाता है, याद रखना, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। एक जोड़ी क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि मानवों में लिंग गुणसूत्र की संख्या, आप कहेंगे एक जोड़ी, ठीक है। और मानवों में सर कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 23 जोड़ी या 46। बोलो D4 डॉग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखो कि थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की। थर्मस, जिसमें आप चाय रखते हो गर्म रहने के लिए, या कोई भी चीज ऐसा रखते हो जो कि अगर ठंडा है तो वो ठंडा रहे, गर्म है तो वो गर्म रहे। अच्छा, थर्मस फ्लास्क जो है या थर्मस जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो याद रखना थर्मल इंसुलेशन पर काम करता है। बेसिकली हम लोग बाहर के हीट से उसको दर्शन नहीं होने देते हैं, और अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको बाहर नहीं आने देते। अब मेरे मित्र सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये थर्मस फ्लास्क जो है इसकी खोज किसने करा। अब आप सभी ध्यान रखना कि मार्कोनी ने किसकी खोज करा था, आप सभी कहेंगे रेडियो की खोज करा था। किसकी खोज करा था, रेडियो की खोज करा था। ये जो ग्राहम बेल भाई साहब हैं, ये किसकी खोज करा, टेलीफोन की खोज करा। पहले जो आपका
फोन होता था, टेलीफोन। सर टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने करा। जेएल बियर्ड ने किसकी खोज करा? जो टीवी देखते हो आप सभी, टेलीविजन, जेएल बियर्ड ने किया था। मेरे मित्र जेम्स डॉबेर आपका बच जाता है, और याद रखना थर्मस फ्लास्क की खोज किसने करा? जेम्स डॉबेर ने करा था। अच्छा, कितने ऐसे छात्र हैं जो जिनको ये चीज मालूम था पहले से, और कितने ऐसे हैं जो जिनको नहीं मालूम होगा? मन ही मन सोच लो, आप में से बहुत सारे ऐसे प्राणी होंगे जिसको ये नहीं याद होगा। जबकि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, ये सब चीज आपको क्लास 1-2 में रटाया जाता है। वो जो जीके की पतली किताब आती है कि टेलीविजन का खोज जेएल बियर्ड ने किया, ठीक है, टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया। टेलीफोन में घंटी बजती है, अब बेल मतलब घंटी, तो आप सभी कहेंगे टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया। तो मेरे मित्र ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदाबहार नगमे हैं, ये आपके हर एक एग्जाम में आ सकते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपको केवल बिहार एसएससी में ही देखने को मिलेगा, और इसलिए मैंने थंबनेल पे जोर दे के लिखा कि टॉप 25 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब जरूरी नहीं कि 25 क्वेश्चन का सेट तोड़ा दे देगा, हो सकता है 1-2 सवाल इसमें से आ जाए, तो मेरे मित्र आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बहरहाल देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना लेड पेंसिल बनाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सूट है मेरे भाई, इसी को हम कालिख कहते हैं। क्या कहते हैं? कालिख। और आप सबों को मालूम होगा ये कालिख क्या है, ठीक है। कालिख से भी काला क्या होता है? कमेंट करके बताना। सर पढ़ने के लिए होता है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे। कालिख से भी काला कलंक होता है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे ग्लिसरॉल है, तो याद रखना कि ये किसी भी मटेरियल को नमी देने के लिए, आप कह सकते हो कि मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो वसा होता है, जब इसका पाचन होता है, ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, ठीक है। चारकोल आप समझ ही रहे होंगे। इस सवाल को देखिए कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मेरे मित्र आप सभी याद रखना, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? याद रखेंगे सर, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करता है। किस प्रिंसिपल पर? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। ये बात ध्यान में रखना। सर लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर विशिष्ट गुरुत्व, हाइड्रोमीटर विशिष्ट गुरुत्व या आप कह सकते हो कि सापेक्षिक घनत्व को मेजर करता है, और लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। पेरीमीटर सर आप सभी समझ रहे होंगे, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ तो कमजोर नहीं होगा चला। अब पेरीमीटर आप सभी के गुरुजी परिधि है। अच्छा, ये टेकोमीटर है, याद रखना मेरे मित्र, जब कोई चीज रोटेशनल मौसम में होती है तो उसके आरपीएम को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आरपीएम मापने हेतु, आरपीएम मापने हेतु हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? चला याद रखेंगे, टेकोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोमीटर का आप सभी कहेंगे सर कोई यूज नहीं है, इस नाम से कोई शब्द नहीं है। टेकोमीटर जरूर है, किसके लिए? आरपीएम। और आरपीएम किसका? रोटेशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए। नेक्स्ट सवाल देखो कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? मेरे मित्र बैक्टीरिया। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण बैक्टीरिया है, ये बात ध्यान में रखना। एंथ्रेक्स एक प्रकार का रोग है। इस सवाल को देखो कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम, पोटेशियम नाइट्रेट। व्हाट इज द राइट आंसर? अग्नि बुझाने वाला जो यंत्र होगा उसको अग्निशामक बोलेंगे, और इंग्लिश में उसी को सर फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। अब आप सभी ध्यान रखना कि ऐसे तो फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। मेरे मित्र ध्यान रखना आप सभी कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें सोडा के रूप में कौन होगा? मेरे मित्र बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और एसिड के रूप में कौन होता है? याद रखना सर, सोडा तो आपका ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड के रूप में तनु H2SO4, तनु H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आग बुझाएंगे तो वहां पर इस सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 क्या करेगा? मेरे मित्र आपको यहीं पे ध्यान में रखना होगा। क्या सर केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज, आप सबों ने केमिस्ट्री में यह पढ़ा होगा कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है।
मेरे मित्र ये क्या है, आप कहेंगे सोडियम का बाइकार्बोनेट, और ये आप कहेंगे H2SO4 अम्ल, दोनों में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ने आपको आग बुझाने के लिए चाहिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो लहकाइए देगा चला। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी NaHCO3 और तनु H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये CO2 गैस उत्पन्न करता है, और ये CO2 गैस आग बुझाने में काम आती है। और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा और एसिड का टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको क्या कहते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सवाल पूछा अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल, आप कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे मित्र सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, इसको हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। अगर यहीं पे हम Na2CO3 10H2O लगा दें तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फिर ये वॉशिंग सोडा हो जाएगा। मेरे मित्र पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, KNO3 फॉर्मूला होता है। और याद रखना इस पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखेंगे। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी सब का फॉर्मूला तो बता दिया आप, ये पोटास एलम का फॉर्मूला आप नहीं बताए। मेरे मित्र बिल्कुल बताएंगे, इसी को फिटकिरी भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 होल 3 सर, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O इसका फॉर्मूला होता है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी याद रखना, इसी को हम लोग फिटकिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिटकिरी भी कहते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला जरूर लंबा है लेकिन पढ़ते पढ़ते यूज टू हो जाएगा। K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। कई बार इसको KLSO4 का होल 3 और 12H2O भी लिखा जाता है, तो परेशान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भूरा कोयला के रूप में कौन जाना जाता है। अब देखो ध्यान से कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी कहेंगे 4 प्रकार के। कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, ठीक है, बेस्ट कोयला यही है। इसके बाद क्या होता है, तो आप सभी याद रखना बिटुमिनस, बिटुमिनस, फिर कौन होता है सर, लिग्नाइट, लिग्नाइट, और फिर कौन होता है, पिट। ये 4 प्रकार के कोयला है चला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। मेरे मित्र एंथ्रासाइट को सबसे बेस्ट कोटि का कोयला माना जाता है, यानी कि ये सबसे बेस्ट कोयला है, जबकि पिट को क्या माना जाता है, लोवेस्ट, यानी कि सबसे घटिया कोयला। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर सबसे उत्तम कोयला, आप कहेंगे एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला, तो आप सभी कहेंगे पिट। अब आप ये घटिया और उत्तम आप अपने मन से कैसे कह रहे हैं, मेरे मित्र जिस कोयला में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है उसको बेहतर कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है उसको क्या माना जाता है, घटिया कोयला माना जाता है। तो याद रखना एंथ्रासाइट में कार्बन की परसेंटेज लगभग 90% से ज्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बेस्ट कोयला कहा जाता है, उच्चतम श्रेणी या उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। जबकि पिट में कार्बन की प्रतिशतता बहुत कम होती है, इसलिए मेरे मित्र इसको सबसे घटिया कोयला माना जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी बिटुमिनस को क्या बोला जाता है, लिग्नाइट को क्या बोला जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि बिटुमिनस को मुलायम कोयला यानी कि सॉफ्ट कोयला कहते हैं। बिटुमिनस को क्या कहते हैं, मुलायम कोयला, सॉफ्ट कोयला कहते हैं। और लिग्नाइट को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको हम लोग भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। और सवाल आपसे है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, मेरे मित्रों आप सभी कहेंगे गुरुजी लिग्नाइट को जाना जाता है। अब मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कोक नहीं बताए, सब बता दिए। याद रखना कि अगर हम लोग कोल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कोक, कोलतार, ये सब क्या है, कोयला के उत्पाद हैं। कोक, कोलतार ये सब क्या है, कोयला के उत्पाद हैं। और अगर हम लोग कोक की बात करें तो आप सभी याद रखना कि सर कोयला का सबसे शुद्धतम उत्पाद, कोयला का सबसे शुद्धतम उत्पाद कौन सा है सर, कोक है। अब क्यों है, क्योंकि इसमें भी सर कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज्यादा होती है, 90% तक इसमें कार्बन की उपस्थिति होती है। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कोक क्या है तो आप कहेंगे सर इट इज नोन एज द कोल प्रोडक्ट, ये कोयला का उत्पाद है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कार्बन डेटिंग, रेडियो आयरन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। मेरे मित्र याद रखना, ऐसे तो चट्टानों की आयु को मापने के लिए हम लोग यूरेनियम लेड डेटिंग का उपयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम लेड डेटिंग का। लेकिन आपके ऑप्शन में केवल यूरेनियम डेटिंग दे दिया है, मामला यहीं खत्म। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि जो भूगर्भिक चट्टान होते हैं, ज्वालामुखी से उत्पन्न चट्टान होते हैं, उसकी आयु को जांचने के लिए हम लोग एक और विधि का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। मेरे मित्र, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप कहेंगे पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। मेरे मित्र, कार्बन डेटिंग आप सभी कहेंगे फॉसिल्स फ्यूल्स, जो पेड़ पौधे होते हैं या जो मानव हैं, उसकी आयु का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन भूगर्भिक चट्टान, आप सभी कहेंगे पोटेशियम आर्गन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, आप सबों को मालूम है कि पौधे के द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेजी से लाल प्रकाश में आपको होगी। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम आपको नीली प्रकाश में। ऐसे तो हम ये कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेजी से लाल और नीला प्रकाश में होता है, जबकि हरा, पीला, पराबैंगनी, अवरक्त, इन सभी में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। लिख लो इस चीज को कि प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र, ठीक है, किस में होगा? तो पहला नंबर पर याद रखना लाल, और दूसरा नंबर पर याद रखना नीली रोशनी। ठीक है, लाल और नीला। ठीक है, लाल और नीला, ये दो हम लिख दिए हैं। तो पहला नंबर पे हम लाल ही टिक करेंगे। मे भी अगर आपके ऑप्शन में लाल ना हो तो नीला प्रकाश कह सकते हैं। ठीक है, अब मेरे मित्र याद रखना कि हरा हो गया, पीला हो गया, ठीक है, पराबैंगनी हो गया, अवरक्त किरण हो गया, ठीक है, अवरक्त प्रकाश, इन सभी में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। इन सभी में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। ये बात ध्यान में रखेंगे। एक और चीज ध्यान में रखना कि भोरे भोर उठते हो, पेड़ पौधा में पानी पटाते हो, काहे जानते हो? क्योंकि सुबह सुबह सूर्य प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कम होती है, और मेरे मित्र जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण की रेट ज्यादा होती है। जैसे जैसे दोपहर होता है प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है भाई साहब, सुबह का धूप प्यारा लगता है और दोपहर का धूप ढकैत लगता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश की कम तीव्रता में तेजी से होती है, और प्रकाश की ज्यादा तीव्रता में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमा हो जाती है। तो सवाल आपसे ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी लाल रोशनी, हालांकि है नीली रोशनी भी, लेकिन हमने क्या बताया, एक नंबर पर लाल रोशनी रखेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मैंने आपको पीछे भी बताया है। कालाजार किस कारण होगा? लिस्मानिया के कारण। ठीक है, लिस्मानिया में क्या होता है? द्विविखंडन की प्रक्रिया एक निश्चित तल से। प्लाज्मोडियम आप सभी कहेंगे गुरुजी ये मलेरिया का कारण बनेगा। किसका? मलेरिया का कारण बनेगा। टीनिया कैपिटस देखता होगा केकरो कपार में एकदम गोल होता है, और क्या होता है चला, तो उस पे एकदम फंगस जैसा लग जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टीनिया कैपिटस, यानी कि जो स्कल में फफूंदी लग जाती है गोल गोल जैसी, उसको टीनिया कैपिटस बोला जाता है। मेरे मित्र ये ट्राइकोपाइथन, लाल चकता हाथ वगैरह में जो हो जाता है वो किसके वजह से? ट्राइकोपाइथन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी रक्त प्लेटलेट्स। कौन मदद करेगा? रक्त प्लेटलेट्स। जबकि श्वेत रक्त कण आप कहेंगे ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। लाल रक्त कणिका सर ऑक्सीजन के वहन में मदद करता है, और प्लाज्मा आप सभी कहेंगे श्वेत रक्त कण, रक्त प्लेटलेट्स और आरबीसी ये सब कहां निलंबित होता है? प्लाज्मा में निलंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आप कहेंगे सर ठोस अवस्था में पाया जाता है। याद रखना आयोडीन क्या है? अधातु, लेकिन फिर भी इसमें क्या होती है? चमक होती है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि आयोडीन एक अपवाद है जिसमें चमक होती है, निम्न में से ये क्या है? आप सभी कहेंगे अधातु है।
क्या है, अधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम आप सभी कहेंगे गुरुजी जठर ग्रंथि से रिलीज होगी और जठर रस में देखने को मिलेगा। और मेरे मित्र जठर ग्रंथि आपका कहां है, स्टमक में, जिसको हम लोग आमाशयिक रस कहते हैं। अग्नाशय से क्या रिलीज होगा, तो आप सभी याद रखना जो ट्रिप्सिन है, ये भी, पेप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अंतर केवल इतना ही है कि पेप्सिन अमाशय से रिलीज होता है जबकि ट्रिप्सिन अग्नाशय से रिलीज होता है। मेरे मित्र ट्रिप्सिन के अलावा एमाइलेज की बात करेंगे, लाइपेज की बात करेंगे, ये सब अग्नाशय से रिलीज होगा। आंत में भी क्या होते हैं, इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स होते हैं जो आंत रस स्रावित करता है। और मेरे मित्र लार आप सभी कहेंगे लार ग्रंथि से रिलीज होती है, किससे, सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जरा दृष्टि प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मित्र अभी आप जवान हो, अभी आप जवान हो तो आपका दोनों आंख सही है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियों की वजह से आपका कभी कभी आंख में दोष आ जाता है। तो आपको दो ही, जो युवा व्यक्ति हैं उसके आंख में दो ही दोष हो सकते हैं सामान्य रूप से, जिसको हम लोग अपवर्तन दोष कहते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। एक तो निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप बुढ़ापा की तरफ कदम रखते हो, जो आपका आंख का जो लेंस है उसको जो लटका करके रखने वाली सिलियरी मसल्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक घट जाती है। और जैसे ही लचक घटती है तो आपका जो आंख का लेंस है वो ना तो निकट की वस्तु के लिए फोकस दूरी को समायोजित कर पाता है, ना ही दूर की वस्तु को देखने के लिए समायोजित कर पाता है। अब ऐसे केस में तो ना तो निकट वाला दिखेगा ना दूर वाला दिखेगा। तब हम लोग इस बीमारी को प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दूरदर्शिता कहते हैं। और जरा दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र, ये आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। आप कहेंगे सर दर्पण का तो नेत्र दोष में कोई उपचार ही नहीं किया जाएगा, जब भी किया जाएगा तो किसका, लेंस का। तो याद रखना जरा प्रेस बायोपिया सर ओल्ड एज की बीमारी है जिसमें आंख न तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है और ना ही निकट की वस्तु को। और ठीक कैसे होगा, बाइफोकल लेंस से होगा। मेरे मित्र ध्यान रखना कि आपके पास जो अभी समय है, अगर इस बचे हुए समय में साइंस को बेहतरीन ढंग से फिनिश करना चाहते हो बिहार एसएससी के लिए स्पेशली, क्योंकि साइंस के 25 सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल 4 मार्क के, 25 सवाल 100 मार्क के। तो अगर साइंस कमजोर मतलब रिजल्ट कमजोर हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी छात्र अभी तक साइंस के बारीकी को नहीं समझ पाए, बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हैं, तो मेरे मित्र आपके पास सुनहरा मौका है हमारे साथ जुड़ करके अपनी साइंस की तैयारी को एक नया आयाम देने। आप हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर साइंस मास्टर फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हो। मन में सवाल आएगा काहे जुड़ेंगे, सब तो कह रहा है हमारा बैच से जुड़ जाओ। इसलिए आपको जुड़ना पड़ेगा क्योंकि YouTube इतिहास का ये पहला ऐसा बैच है जहां पे हम आपको एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के जो टोटल चैप्टर हैं उसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि एनसीईआरटी के लैंग्वेज से आप रूबरू हो पाओ और एनसीईआरटी का जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आपके माइंड में सेट हो पाए। और जब आपने एक बार एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया, उसके लाइन को आपने ढंग से समझ लिया, तो मेरे मित्र ये गारंटी है कि आपको फिर आगे साइंस में कहीं परेशानी नहीं आने वाली है। तो पहला चीज, आप क्यों बैच में जुड़ेंगे, इसलिए कि हम आपको एनसीईआरटी कराएंगे लाइन बाय लाइन। दूसरा, हम आपको सर एस्थेटिक साइंस कराएंगे, जो आप कुछ सवाल देख रहे हैं कि ये मिश्र धातु से पूछे जा रहे हैं, ये डिजीज एंड रोग से पूछे जा रहे हैं, ऐसा एस्थेटिक साइंस का अलग लेसन मिलेगा आपको। साथ में हम आपको क्या कराएंगे सर, जो +2 लेवल के एक आध दो टॉपिक छू लेता है बिहार एसएससी, सर हम उसको भी आपको सॉल्व कराएंगे। मतलब बिहार एसएससी स्पेशल के लिए आपका कंप्लीट साइंस का एक तरह से ये मास्टरी हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमने लिखा साइंस मास्टर फाउंडेशन। तो मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस को बेहतरीन करना चाहते हैं बिहार एसएससी और एसएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो आप सभी का स्वागत रहेगा साइंस मास्टर फाउंडेशन बैच में। ध्यान में रखना कि अभी जो आपका बैच का प्राइस आपको दिख रहा है वो 349 है, और मैंने आपको कल ही बताया था कि आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कोड क्या है, यूज कोड। आप क्या कोड यूज करेंगे सर, बिहार 49, बिहार 49। और मेरे मित्र बिहार 49 आप जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको ये बैच केवल और केवल कितना में इनरोलमेंट मिल जाएगा सर, 300 में। कितना में, 300 में। और ध्यान रखिएगा इस 300 में आपका 100 नंबर सुनिश्चित हो जाएगा।
तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाए। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।